हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने ये पढ़ लिया था कि टिश्यूज़ होते क्या है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और प्लांट टिश्यू अपन ने स्टार्ट कर दिया था। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसके अंदर से अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन ने पढ़े थे, वो इंपॉर्टेंट है। देन साइटोप्लाज्म होता है, बिग न्यूक्लियस होता है ना, वैक्यूल्स उसके अंदर एब्सेंट होता है। ये सब अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। और एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी का पोजिशन कहाँ पर होता है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में अपन परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। और इसके अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज अपन सिंपल परमानेंट टिश्यू को पूरा पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था कल, है ना। पिछले वीडियो में यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका था। तो परमानेंट टिश्यू होते क्या है, मैंने आपको पहले मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपको एक और बात समझाना चाहूँगी यहाँ पर कि पूरा प्लांट जो होता है वो किससे बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है। बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते और वो ही पूरे प्लांट को बनाते हैं। वो कितना बड़ा प्लांट क्यों ना हो, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही पूरे प्लांट के सेल्स को बनाते हैं। और वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कैसे आए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, ये मैंने आपको भी बात समझा दी कि पूरे प्लांट जो होते हैं वो पूरा उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन के आए हैं। ठीक है, और अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, या फिर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से निकला वाला एक मेरिस्टेमेटिक सेल एक परमानेंट टिश्यू के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे चेंज होता है, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो आगे आएगा। ठीक है, उस बात को भी अपन समझते हैं। मान लो एक डॉगी है, ठीक है, उसने रिप्रोडक्शन करा तो फिर क्या निकलेंगे, पपीज निकलेंगे, है ना। यूँ तो नहीं है डॉगी है उसने रिप्रोडक्शन करा तो कैट निकल गया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करेगा तब क्या बनेगा, कौन से डॉटर सेल्स बनेंगे, जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, यानी कि उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल के सारे फीचर होंगे। जैसे कि उसके अंदर वैक्यूल नहीं होगा, है ना, उसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, वगैरह वगैरह। ये सब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हैं उनके अंदर ग्रोथ होता है, उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन यानी कि वो अब अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अपन नाम बोलते क्यों है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। मेन उनका यही रीज़न होता है। उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन होते हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है ना, तो अब ये क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ देते हैं और कोई सा एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक परमानेंट फंक्शन, ठीक है, पूरे जिंदगी भर प्लांट के अंदर वो वही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, एक परमानेंट फंक्शन को करने लग जाते हैं और उसी टिश्यू को अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू और फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कोई बात नहीं है, कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, बिकॉज प्लांट के सारे सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। सेल सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्मेशन होता है, फिर वो जो सेल होता है उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि वो कुछ चेंजेस आते हैं उसके अंदर। किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ देता है। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। ये डिवाइड करने की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने लगता है प्लांट के अंदर। और जैसे ये दोनों चीज़ हो जाते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, अब परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएट हो चुका है। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक परमानेंट शेप, साइज, ठीक है, जैसे अपने स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हो गए, वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो अगर एक मेरिस्टेमेटिक सेल एक स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट होगा तो वो क्या लूज कर देगा, साइटोप्लाज्म को लूज कर देगा। बिकॉज एक सेल लिविंग है तो उसका कारण कौन है, साइटोप्लाज्म। जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है वो सेल डेड होता है। ठीक है ना, तो ये डेड सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट होंगे, वो डिफरेंशिएट होंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई सा भी सेल एक पर्टिकुलर एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को टेक करता है, ठीक है ना, एक परमानेंट शेप और साइज और फंक्शन को करने लग जाता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपके बहुत बार काम आएगा। सो
परमानेंट टिश्यू फिर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, एक ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जिसके अंदर सब सेम टाइप के सेल्स होते हैं, और जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट आता है अपने पास में पैरेन्काइमा। 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले अपन पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या है, टिश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होगी। पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है। ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विथ थिन सेल वॉल, मतलब ऐसे जीवित सेल्स का ग्रुप है जिनके अंदर सेल वॉल कैसी है, पतली सी है, ठीक है। सेल वॉल इनकी कैसी होती है, थिन होती है। सेल वॉल इनकी थिन होती है और ये सब लिविंग सेल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग सेल है और इनकी सेल वॉल कैसे, थिन है, ठीक है। दे आर लूजली पैक्ड विथ लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है। यानी कि ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस अपन को मिलेंगे, 2 सेल्स के बीच में स्पेसेस, ठीक है। जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, इन दोनों के बीच में कोई गैप दिख रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। 2 सेल के बीच में स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है, 2 स्कूलों के बीच में कंपटीशन होता है तो क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। जबकि है ना, स्कूल के अंदर ही अगर एक ग्रुप बना के मैच खिलवा रहे हैं तो उसको इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर सेल के अंदर बहुत सारे स्पेस है, एक सिंगल सेल के अंदर स्पेस है तो उसको इंट्रा सेलुलर स्पेस बोलेंगे। 2 सेल के बीच में अगर जगह दिखती है तो उसको अपन बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो पैरेन्काइमा का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो ये लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है जिनकी सेल वॉल पतली होती है। दूसरा पॉइंट है ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल, ऐसा पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसको अपन बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। जैसे मैंने आपको जब प्लास्टिड पढ़ाया था उसमें भी 2 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स, एक होता है अपने क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होता है और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस या फिर वाइट कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, क्लोरोप्लास्ट बोल रहे थे। वैसे ही एक ऐसा पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसके अंदर अगर क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट हो उस पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्लोरोफिल क्लोरेन्काइमा, नाम से मैच हो रहे हैं ना, क्लोरोफिल जिस पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट है उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल का फंक्शन आपको पता है, पूरे प्लांट के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो क्लोरोफिल ही करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। एरेन्काइमा क्या होता है, एरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। फिश के अंदर आपने पढ़ा, अगर आप गूगल में भी सर्च करके देखना, फिश के अंदर है ना एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। उस एयर कैविटीज के कारण फिश इजीली फ्लोट कर लेती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को अंदर थोड़ी डूबना है, उनको भी तो सनलाइट चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने के लिए, तो वाटर सरफेस पे उनको रहना पड़ेगा, तो उनको फ्लोट करना पड़ेगा। वो कैसे फ्लोट करते हैं, इनके पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े एयर कैविटीज होते हैं। और ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर एयर कैविटीज होते हैं उनको अपन बोलते हैं एरेन्काइमा। तो ये किस में हेल्प करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, तैरने में हेल्प करेंगे। और एरेन्काइमा कौन से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। अभी तो ये क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा का फंक्शन देख लिया, अब अपन पैरेन्काइमा जो यहाँ पर अपन ने पढ़ा इसका क्या फंक्शन होता है ये देखते हैं। तो पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि प्लांट अपन ने मैंने आपको पहले ही बता रखा है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मेजर फ़र्क क्या होता है, एनिमल्स मूव करते हैं जबकि प्लांट्स फिक्स्ड जगह पे खड़े रहते हैं, तो उनको अच्छे स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है ना। तो वो कैसे खड़े रहते हैं, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है अच्छे से स्ट्रांगली एक पर्टिकुलर जगह के अंदर खड़े रहने के लिए, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट या फिर सपोर्ट। और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर्स फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स के फॉर्म में या फिर
ठीक है ना, फूड को स्टोर करता है, आई मीन सॉरी, यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है ना, फूड को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे लिखा है, कोई से भी मटेरियल को, जैसे वैक्यूल जैसे स्टोरेज बैग थोड़ी ना है ये सिर्फ फूड को स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है स्टार्च को स्टोर करके रखेगा। पहले मैंने बताया था प्लांट्स के अंदर फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, जबकि एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये आपके बुक के अंदर भी डायग्राम दे रखा है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये बीच में, ये देखो ये खाली खाली जगह, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। इंटरसेल्यूलर, 2 सेल के बीच के जो स्पेसेस होते हैं उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस है। और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब एक चीज़ को यहाँ से यूँ काट दिया ना, तो ये मेरा कैसा ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। जबकि मैं इस पेन को अगर मैं यूँ काटती हूँ ऐसे अगर 2 टुकड़ों में अगर इक्वल हाफ में अगर मैं तोड़ देती हूँ तो इसको अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये कैसे अपने इसका अगर आपको लेबलिंग करना है तो बहुत सिंपल है। ये आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरे पास में बीच में बना होगा, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया प्लांट सेल के अंदर 50 से 90% एरिया कौन कवर कर देता है, वॉल्यूम कौन कवर कर देता है, वैक्यूल कर देता है। तो ये बीच वाला वैक्यूल हो जाएगा, ये सेल वॉल हो जाएगा, है ना, ये वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में क्लोरोप्लास्ट और वगैरह वगैरह भी अपन इसके अंदर मार्क कर सकते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से अपन इसके अंदर लेबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा समझ में आ गया, 2 टाइप के होता है, क्लोरेन, उन दोनों में मिक्सअप मत करना, क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। वो क्लोरेन है, ये कॉलेन है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल से मैच है, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कॉलेनकाइमा एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसके अंदर भी सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन एक बात है, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर उनका रेशियो ही नहीं है कि इस साइड में इतना मोटा, इस साइड में इतना मोटा, ऐसा नहीं है कि कैसे भी, लेकिन कॉर्नर्स के अंदर ये कैसे होते हैं, थिकेंड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था पैरेन्काइमा के अंदर कि वहाँ का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है एंड वो एक लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है। जबकि कॉलेनकाइमा के अंदर क्या है, ये लिविंग सेल्स का ग्रुप है, लेकिन इसके कॉर्नर्स थिकेंड है, इसके कॉर्नर्स कैसे, मोटे मोटे से है, थिक है। अब नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, ठीक है, मतलब इजीली फ्लेक्सिबल मतलब जो इजीली इधर उधर मुड़ सकता है वही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। कैसे प्रोवाइड करता है, प्लांट को बेंड करने देता है, एकदम ऐसे हार्ड और स्टिफ नहीं बनाता है, प्लांट को इजीली बेंड करने देगा। और एक और इसका फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इसका मेन फंक्शन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है कॉलेनकाइमा का। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक पौधा है जो अभी ग्रो करना शुरू हुआ है, तो उसके स्टेम वगैरह से बहुत पतले होता है, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जैसे कोई हवा चलती है ना, उसके अलॉन्ग में वो अगर इस साइड हवा चल रही है तो वो इस साइड मुड़ जाएगा, अगर इस साइड हवा चल रही है तो इस साइड मुड़ जाएगा, बिकॉज अगर वो ऐसा कैसा खड़ा रहा ना तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज हवा के सामने वो रेजिस्ट करने का जितना थोड़ी तगड़ा बना है अभी तक, वो तो पतला सा है। तो फिर इसीलिए वो इजीली बेंड करने देता है। वो कौन कराता है, कॉलेनकाइमा करवाता है, ठीक है। प्लस अपने पास में बड़े बड़े जो पेड़ हो जाते हैं ना, उसके बाद में भी आपने लीफ को देखा होगा, जब हवा चलेगी ना उसी साइड में सारे लीफ झुकती है, तो वो क्यों बेंड हो रही है। अगर वो ऐसा कैसा खड़ा रहना है, मैं नहीं झुकेगा यूँ बोलेगा तो टूट के नीचे गिर जाएगा, उसको उस साइड में झुकना पड़ेगा। वो झुकाना कौन है, वो करता है अपना कॉलेनकाइमा। तो ये क्या करता है, प्रेजेंट इन कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है, लीफ का स्टॉक, ठीक है, लीफ का स्टॉक, यानी कि ये अगर लीफ है, थोड़ा अच्छा नहीं बना पर ठीक है, ये अगर लीफ है तो ये लीफ की स्टॉक है, ये जिसके ऊपर लीफ प्रेजेंट है ये लीफ के स्टॉक है। तो लीफ के स्टॉक को इजीली बेंड करवाता है। प्लस अर्ली स्टेम, मैंने आपको पहले बताया अर्ली स्टेम पतले से होते हैं, इसलिए से आसानी से मुड़ जाते हैं। वो यहाँ पर है, ये देखो इरेगुलरली, ये सब कॉर्नर्स इरेगुलरली थिकेंड है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरा वैक्यूल है बीच वाला, एंड ये मेरा साइटोप्लाज्म हो गया, और ये आउटर मोस्ट मेरा सेल वॉल हो गया, ठीक है। कॉलेनकाइमा भी समझ में आ गया। मेन फंक्शन इसका क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है जो इनका कॉर्नर्स थिकेंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनके कॉर्नर्स कैसे होते हैं, थिकेंड होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और अगर यूँ पूछ ले कि प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर कॉलेनकाइमा का टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो आप क्या आंसर लिख के आओगे, लीफ स्टॉक के अंदर और अर्ली स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा वर्ड आते हैं आपको एक दिमाग में आ जाने चाहिए, ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होता है? डेड सेल्स होते हैं। ये अकेले डेड सेल्स का ग्रुप होता है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा, कोलेनकाइमा भी अपन ने पढ़ा कि वो लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है, और पेरेनकाइमा भी पढ़ा था, वो भी लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डेड, ये डेड सेल्स का ग्रुप होता है। और इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ये कॉर्नर्स के अंदर अकेले थिक एंड थे, जबकि पेरेनकाइमा का सेल वॉल अपन ने पढ़ा था वो तो पतली सी सेल वॉल थी, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है। ये लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, खींचे हुए, जैसे एक रबर बैंड को अपन खींचते तो कैसे एलोंगेट होता है ना, वैसा एलोंगेटेड होता है और लॉन्ग होता है। ये डायग्राम देखो, ऐसा लॉन्ग होता है और एलोंगेटेड होता है, ठीक है। द सेल वॉल आर थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन विच हार्डन्स देम। मतलब ऐसे पूछ लेंगे कि है ना, स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल थिक होने का रीज़न क्या है, या फिर स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो उसको थिक बनाता है, तो आंसर क्या आएगा? लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो उसको टफ बनाता है, जो उसको हार्ड बनाता है, ठीक है, जो उसको थिक सेल वॉल बनाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में इसका फंक्शन। किसका फंक्शन? स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन आता है, मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। बिकॉज ये क्या है? डेड सेल्स है, डेड सेल्स है और इनकी सेल वॉल एकदम थिक है, तो ये क्या बनाता है? प्लांट्स को हार्ड बनाता है, टफ बनाता है, ठीक है। प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जो अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे, उन्हीं को जाइलम और फ्लोएम जो पढ़ेंगे वही वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, प्लस अपने नट्स हो गए, जैसे अखरोट हो गए या फिर कोई सीड हो गए, कोई सा भी सीड ले लो, चने ले लो, कुछ भी ले लो, उनका जो सीड कवरिंग होता है ना, आपने हमेशा नोटिस किया होगा वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो वो टफ क्यों रहता है, वो कड़क क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। वो किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू का बना हुआ है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एपिडर्मिस, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा भी आएगा एपिडर्मिस पढ़ने में आपको, जिस तरह से मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी किससे कवर्ड है, तो आप क्या आंसर दोगे? ह्यूमन बॉडी का हर एक रीजन, ठीक है ना, अपनी आउटर मोस्ट अपने पूरे बॉडी की जो कवरिंग है वो क्या है? स्किन है। स्किन के अंदर भी 7 लेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। मैं यहाँ पर प्लांट्स के व्यू से बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको उसी तरह से बताऊँगी। अपने लिए अगर पढ़ेंगे तो वो तो स्किन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपन प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर आउटर मोस्ट एक लेयर जो पूरे प्लांट को कवर करे, रूट से लेकर उसका टिप तक, जहाँ पर है ना फ्लावर या बर्ड आ रहा है, वो पूरा रीजन, पूरा का पूरा जो प्लांट होता है उसका आउटरमोस्ट लेयर जो कवर करके रखा है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द एंटायर प्लांट, पूरे प्लांट को जो कवर कर लेती है उस आउटरमोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, लेकिन यूजुअली लिखा है, ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता, यूजुअली। अब आते हैं अपन ड्राई हैबिटाट्स के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस कैसे होता है। ड्राई हैबिटाट यानी जैसे डिजर्ट के अंदर या फिर जहाँ पर पानी की कमी हो गई, उस एरिया के अंदर जो प्लांट्स होता है उनका एपिडर्मिस कैसा होता है? थिक होता है। उनका एपिडर्मिस अब थिक क्यों होता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के। एक तो आपको पता है डेजर्ट के अंदर पानी की पहले से कमी होती है, तो पौधे को वैसे इतनी पानी मिलती नहीं है। अब एक तो पहले से पानी की कमी है, उसमें और अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो फिर प्लांट तो डाई कर जाएगा ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे वाटर लॉस कहाँ से होता है प्लांट के अंदर, तो वाटर लॉस प्लांट के अंदर उसके पत्ते से होता है, ठीक है। उसका जो पत्ता होता है, किसी भी पौधे का जो पत्ता होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है, उसको, उस वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस और मोटी होती है। कैसी होती है? एपिडर्मिस और ज़्यादा मोटी होती है। ये कौन से जगह को अंदर? ड्राई हैबिटाट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ड्राई हैबिटाट्स के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस मोटी होती है। अब आता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट एपिडर्मिस सिक्रीट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। अब जो ये कोई सा भी एरिया हो गया, ये डेजर्ट एरिया की बात नहीं चल रही है, कोई से भी एरिया हो गया। एरियल पार्ट्स मतलब जो हवा के कांटेक्ट में रहने वाले पार्ट्स, ठीक है। एरियल, एयर से थोड़ा मिला लग रहा है ना वर्ड आपको, एरियल पार्ट्स यानी कि प्लांट का जमीन के नीचे जो भी रीजन होता है, क्या रीजन होता है? रूट्स अकेले रीजन होता है, ठीक है। तो जमीन के नीचे को छोड़ के जमीन के ऊपर जितना भी प्लांट का पार्ट्स होता है उसको अपन एरियल पार्ट्स होता है। इस एरियल पार्ट्स का जो एपिडर्मिस होता है
उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है जो वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है, जो वाटर को आने भी नहीं देता है, वाटर को जाने भी नहीं देता है। मतलब बाहर से अंदर वाटर वेपर को भी आने नहीं देगा, अंदर से बाहर भी जाने नहीं देगा। वैसे प्लांट के अंदर कभी भी वाटर वेपर कभी भी लीफ के जरिए अंदर एंटर नहीं करता है, हमेशा वाटर जो होता है वो रूट से ही एब्जॉर्ब होकर प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट होता है यानी कि वाटर को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एरियल पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरियल पार्ट्स के अंदर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एमसीक्यू आपको दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ना प्लांट का कौन सा रीजन है जहाँ पर उसके एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होगी, तो आप क्या आंसर लेके आओगे? रूट्स, बिकॉज रूट्स एरियल पार्ट्स के अंदर नहीं आते। और एक और बात, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो इंसान ही वाटर का रेजिस्टेंट हो गया तो भाई पौधे के अंदर पानी जाएगा कैसे? कोई तो दूसरा रास्ता है ही नहीं, रूट्स के जरिए जाना होता है। और रूट्स ही वाटर रेजिस्टेंट हो गए तो क्या काम ही नहीं चलने वाले, अपनी बात भी नहीं चलेगी, काम भी नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस प्रिवेंशन अगेंस्ट वाटर लॉस और मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो एपिडर्मिस का जो मेन रोल होता है वो प्रिवेंशन रोल होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। किससे प्रोटेक्शन करना है? वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करना है, प्लस मैकेनिकल इंजरी, जैसे कोई एनिमल्स हो गए या फिर अपन ही हो गए, अगर अपन थोड़ा सा टच करते ब्रेक नहीं हो जाने का ना, थोड़ा तो अच्छा उसको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एपिडर्मिस का फंक्शन होता है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, प्लस मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंशन करना है। अब अपन एपिडर्मिस का फंक्शन को और थोड़े से पढ़ते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। अब जैसे आप समझो अपना बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है बीच बीच में आदमी आने जाने देता है, जगह रख रख के बना के रखा है तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी, ऐसा नहीं होता है ना। बाउंड्री है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एक छोटी सी भी होल नहीं होनी चाहिए, पूरे का पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। तो वैसे एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन का काम है। तो सो एपिडर्मिस लेयर इज कंटिन्यूस विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, बिकॉज इसका क्या रोल है? प्रोटेक्शन का रोल है। बीच में होल होल रख के क्या प्रोटेक्शन करेगा ये? इसीलिए इसकी लेयर कैसी होती है? कंटिन्यूस होती है। नेक्स्ट आता है आउटर एंड थिक। आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ना गिव रीजन कि वाई एपिडर्मल सेल्स के अंदर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज उनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना उनका फंक्शन है, इसीलिए। जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, एपिडर्मिस सेल मान लो, ये दोनों बाहर की तरफ है इन्वायरमेंट की तरफ और ये दोनों अंदर की तरफ है। ये जो साइड के जो वॉल्स है, ये जो साइड के जो वॉल्स है प्लस आउटर की जो वॉल्स है, ये ज़्यादा थिकर होती है एज कम्पेयर टू इनर सेल, बिकॉज इनर सेल तो प्लांट की साइड में, तो ये अंदर थोड़ी प्रिवेंशन करना है, इनको प्लांट को इन्वायरमेंट से प्रिवेंशन करना है। तो इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में कौन सा रीजन है? आउटर और साइड वाल है, इसीलिए इनके आउटर और साइड वॉल्स आर थिकर एज कम्पेयर टू इनर वॉल्स। नेक्स्ट अपने पास में आता है इन सम डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन ने एक केमिकल सब्सटेंस के बारे में समझा, ये दूसरा केमिकल सब्सटेंस आ गया। लिग्निन अपन ने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल को थिक बनाता है। अब नेक्स्ट केमिकल सब्सटेंस क्या आया? क्यूटिन। ये क्यूटिन किधर प्रेजेंट होता है? क्यूटिन सबसे पहले क्या होता है? एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, एक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है ना। क्यूटिन की वैक्सी कोटिंग होती है किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर होती है। एपिडर्मिस लेयर या आउटर मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। वो कैसी रहती है? वाटर प्रूफ क्वालिटी की होती है। वाटर प्रूफ क्वालिटी यानी क्या? वो वाटर को जाने नहीं देगा, वाटर से रेजिस्टेंट है, वाटर से उसकी दुश्मनी है। वाटर प्रूफ क्वालिटी यानी कि वाटर से उसकी दुश्मनी है, वाटर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आसपास भी रखने नहीं देगा, आने भी नहीं देगा। समझ गए? ये किधर प्रेजेंट है क्यूटिन? डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने, अब आता है रूट्स का एपिडर्मल सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन हैव लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो मतलब एपिडर्मिस जो, देखो मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस पूरे प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है जो उसकी कवर करके रखती है, तो वो रूट्स को भी इंक्लूड करता है। रूट्स प्लांट्स का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो रूट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस की लेयर होती है उसका क्या काम है? उसका काम वाटर एब्जॉर्प्शन करने का काम है। तो जैसे है ना, ये वाला ये रीजन है, कोई सा भी अपना यहाँ पर रीजन है, प्लांट का रूट है। अगर ये ऐसा एक सिंपल रूट
और एक ये जैसे 2 रूट अकेले बहुत साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन अगर ऐसे प्रेजेंट होंगे ना, तो ये इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, बिकॉज इनके पास तक जब तक वाटर नहीं आएगा तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये कोई मूव करने वाली चीज़ थोड़ी, जिधर इधर पानी मिल रहा तो यूँ जाके एब्जॉर्ब करके आ गए। तो इनका वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आपने अगर ना क्या देखा होगा, स्वीट पोटैटो अगर देखा होगा ना, तो उसके अंदर देखा होगा छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, तो वो क्या, वो रूट का एक मॉडिफाइड रूट होता है, स्वीट पोटैटो है ना, तो उनके अंदर क्या होता है, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट्स का क्या काम है, इन रूट्स का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो एपिडर्मल सेल जो है, रूट का जो एपिडर्मल सेल है, रूट का जो आउटर मोस्ट अपने पास में लेयर ऑफ सेल है, उसी में से रूट हेयर्स एक्सटेंड होते हैं। ये जो मेन रूट से ऐसे छोटे छोटे से निकले हो रहते हैं ना, इनको रूट हेयर्स बोला जाता है, ठीक है। उसी में से रूट हेयर्स बाहर निकलते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो वाटर एब्जॉर्ब करने में सरफेस एरिया को इंक्रीज, बहुत ज़्यादा दूर दूर जगह में अगर फैले होंगे तो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे ना, इसीलिए। नेक्स्ट आता है कॉर्क क्या होता है और कॉर्क कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको पहले सबसे पहले वाले में बता दिया था कि रॉबर्ट हुक ने जब से पहले सेल किसके ऊपर सेल होता क्या है, मतलब सेल को डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किसके ऊपर करी थी, कॉर्क के ऊपर करी थी। तो मैंने आपको तभी बताया था कि बड़े बड़े पेड़ के ऊपर जो आउटमोस्ट जो कवर होती है एकदम टूटी टूटी सी अपन को देखने को मिलती है और वो एकदम टफ रहती है ना, वही अपने कॉर्क होता है, ठीक है। वही क्या होता है, कॉर्क होता है। जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते जाते हैं, मतलब ओल्डर होते जाते हैं, मतलब उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्लांट्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो उम्र के साथ साथ क्या होता है, ग्रो भी होता है ना। तो अगर एक प्लांट को समझो जो एकदम पतला दुबला और बहुत हाइट तक लंबा है, अगर वो ऐसा प्लांट होगा ना जो एकदम हाइट में लंबा है और स्टेम उसकी बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है, स्टेम अगर उसकी ज़्यादा पतली तो वो ज़्यादा वो क्या नहीं रह सकता, ज़्यादा सपोर्ट के साथ खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो इतना लंबा है तो उसके हिसाब से उसका स्टेम के अंदर भी विड्थ होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था लेटरल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है, स्टेम का विड्थ को इंक्रीज करना, ठीक है। स्टेम के विड्थ को इंक्रीज कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेम करता है। कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेम करता है। आपकी बुक के अंदर है ना सेकेंडरी मेरिस्टेम लिखा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम एक ही होता है, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होते जाते हैं वैसे वैसे एक लेटरल मेरिस्टेम अराइज होता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम की एक लेयर अराइज होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती है और वो लेटरल मेरिस्टेम के बाहर इन्वायरमेंट के साइड में जितने भी सेल्स होते हैं उसको लेटरल मेरिस्टेम कट ऑफ कर देता है, अलग कर देता है, और वो सेल्स मिलके कॉर्क का फॉर्मेशन करते हैं या फिर बार्क ऑफ द ट्री भी बोला जाता है। कॉर्क सेल्स भी डेड होते हैं। अभी तक अपन ने 2 डेड सेल्स पढ़ लिए हैं। एक डेड सेल अपना स्क्लेरेन्काइमा का हो गया जो भी डेड सेल्स थे, और एक और सेल अपने कॉर्क सेल्स हो गए जो भी डेड है। इनके बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस एक और किस में नहीं है, एपिडर्मिस के अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, प्लस अपने पास में इधर भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। कॉर्क सेल्स भी डेड होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इनके ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन, विच इज़ इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इसको तो गैस और वाटर दोनों से दुश्मनी है। क्यूटिन को तो अच्छा था बेचारा, उसको सिर्फ वाटर से दुश्मनी है, इसको गैस और वाटर दोनों से दुश्मनी है, दोनों को बिल्कुल भी आने जाने नहीं देगा, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस इसके ऊपर कौन सा प्रेजेंट है, सुबेरिन। 3 केमिकल सब्सटेंस अपन ने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल को थिक बनाता है। दूसरा अपन ने केमिकल सब्सटेंस क्यूटिन पढ़ा था जो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर एक वेक्सी कोटिंग होती है जो वाटरप्रूफ क्वालिटी की होती है। और थर्ड अपन ने कौन सा पढ़ लिया, कॉर्क सेल्स के ऊपर एक सब्सटेंस होता है केमिकल सब्सटेंस जिसको सुबेरिन बोला जाता है, जो गैस वाटर दोनों के लिए इम्पेरिवियस होता है, यानी कि दोनों को जाने नहीं देता है। नेक्स्ट अपने पास में आता है व्हाट इज स्टोमेटा, गार्ड सेल्स एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर लॉस मतलब कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट लेयर के अंदर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स क्या है, लीफ की एपिडर्मिस है। तो प्लांट के लीफ का एपिडर्मिस के अंदर जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है स्टोमेटा। उन होल्स का नाम स्टोमेटा है, ठीक है। अब वो होल्स के दोनों साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स में कंफ्यूज मत हो, ये जो होल है इसको बोलते हैं स्टोमेटा एंड इसके साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये कौन से शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं।
स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। इनको कौन मतलब इनक्लोज मतलब इनको कवर करके कौन बैठा है होल को, तो कौन करके बैठा है, गार्ड सेल्स। ऐसा कवर नहीं कि होल ही ना हो, ठीक है ना, मतलब आप समझ गए होंगे, उसके दोनों साइड में ऐसा प्रेजेंट होता है। और ये कौन से शेप का होता है, किडनी शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टोमेटा के साइड में 2 किडनी शेप की सेल्स कौन से होते हैं, तो वो क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। और 2 ही होते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, 2 ही होते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं उनको। इन गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये गार्ड सेल्स गैसेस के एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जब तक एक हाई और लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती है ना, तब तक ये होल बंद करके रखता है। होल को कौन बंद करके रखता है मालूम है, गार्ड सेल्स ही होल को बंद करके रखते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स ही होल को बंद करके रखते हैं। एंड जैसे ही हाई और लोअर कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। यानी बाहर एनवायरनमेंट के अंदर हायर और अपने अंदर मतलब प्लांट के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर ऐसा होगा तो भी उस जब ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा तब गार्ड सेल्स टोमेटो को ओपन कर देता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन की एक 1 वर्ड डेफिनेशन तो पक्का एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, यानी कि पानी का जो लॉस होता है कौन से फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर के फॉर्म में। कभी आपने देखा है क्या किसी भी प्लांट की लीफ के अंदर से पानी के ड्रॉप बाहर निकल रहे हो, ऐसे नहीं देखा होगा, है ना, कभी देख नहीं सकते ऐसा। तो वाटर का लॉस जो हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का जो लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के जरिए जो लूज होता मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समझाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।